हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैथ पोर्शन को, और मैथ पोर्शन में जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है मेंसुरेशन को। तो मेंसुरेशन की ये दूसरे दिन की क्लास है और पहले दिन की क्लास हमने समाप्त कर ली थी, जिसमें आपका आयत, वर्ग, लाइंस और ट्रायंगल से संबंधित सभी की डेफिनेशंस थी, फार्मूले थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए थे। और आज की इस सेकंड डे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज को, कि चतुर्भुज की क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार के चतुर्भुज हैं, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या क्या फार्मूले होते हैं, और उनसे रिलेटेड सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है, डेफिनेशन समझ लेते हैं चतुर्भुज की। एक ऐसी आकृति, यानी चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसके आंतरिक चार कोण बनने चाहिए और उन कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए, वो चतुर्भुज होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें चारों कोणों का योगफल 360 अंश होना चाहिए, वो चतुर्भुज कहलाएगा। अब चतुर्भुज कितने टाइप्स के होते हैं, तो इस रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके हिसाब से, और जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, आरआरबी में पूछे जाएंगे, उनसे ही रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि क्या होता है। एक आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज, पांचवा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अगर हम लोग मोस्टली देखें कि एग्जाम में तो इन्हीं चार से क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं चार को ही पढ़ते हैं हम लोग, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, जिसमें से हमने पिछली क्लास में आयत और वर्ग को बता दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, रैम्बस और ट्रेपेजोइडियम से। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तीसरे वाले को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां समझते हैं समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम को। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं समान हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो फिगर से यहां समझते हैं, देखिए फिगर बनाते हैं एक समानांतर चतुर्भुज का। इसमें ये भुजा इसके समानांतर एवं समान है, ये वाली भुजा इसके समानांतर एवं समान है। तो यहां पे एक चतुर्भुज बनके तैयार होता है ABCD, जो एक समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। अब इसमें पहली कंडीशन तो यही हो गई कि सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं समान होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हम इस पे विकर्ण डाल दें, इसमें अगर हम विकर्ण डाल देते हैं तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब हम इस पे विकर्ण डालेंगे तो इसके विकर्ण उस चतुर्भुज को समद्विभाजक करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब इस पे हमने एक विकर्ण यहां से यहां तक डाला है तो हमारा ABC एक और ADC ये दो क्या होता है, दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है, और ये दोनों त्रिभुज कहते हैं समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर इसमें हमने AC एक विकर्ण डाल दिया है तो ABC और ADE ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इन तीनों कंडीशनों से ये क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरी कंडीशन है इसके जो विकर्ण होते हैं समानांतर चतुर्भुज के, वो समद्विभाजक होता है, उस चतुर्भुज का समद्विभाजक होता है। तीसरी कंडीशन है कि जब हम इस पे एक विकर्ण AC डालेंगे तो ये दो त्रिभुजों में, समान दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन थी। तो चलिए, आपने समझा समांतर चतुर्भुज। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल होता आधार गुणे
ऊंचाई। क्या होता है इसका? आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर हम बात करें, आधार तो हमें पता चल रहा है क्या है, ए बी है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं पता चल रही कि ऊंचाई क्या, क्योंकि ये तो तिर्यक हो गई, ये एडी और बीसी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, एच होगी, डीई होगी। यानी कि ऊंचाई हमें कहां से पता चलेगी कि ये जो डी से हम ए बी लाइन पे जो परपेंडिकुलर लंब डालेंगे वो क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी, और वहां से हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। और अब चलते हैं कि क्वेश्चन में आपसे परिमाप भी पूछ लिया जाता है कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होगा, 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, ठीक है, आसन्न भुजाओं का योग। अब देखिए यहां पे 2 कोष्टक, आसन्न, एक ये भुजा एक ये भुजा, तो इन भुजाओं का क्या होगा, योग होगा, आसन्न भुजाओं का योग। तो क्या कहलाएगा, ये परिमाप होगा, आसन्न भुजाओं का योग। तो चलिए इसको समझ लिया है आपने, समानांतर चतुर्भुज को, और इससे संबंधित क्वेश्चन बाद में बताएंगे। तो अब दूसरा समझते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो चलिए इसे साफ करके दूसरा देखते हैं, समचतुर्भुज। तो देखते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस। समझते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या फार्मूले हैं और कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता। तो अब समचतुर्भुज, चतुर्भुज तो आपको पता चल गया, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और आंतरिक कोण जितने भी 4 बनेंगे उनका योग 360 अंश होना चाहिए। अब यहां पे लगा हुआ है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए हम यहां पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का। ये देखिए ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये और ये चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समांतर समचतुर्भुज में आप समझिए एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अब समचतुर्भुज में पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होती है कि जब इस पे विकर्ण डाले जाएं। देखिए आप समझिएगा, जब इस पे क्या डालते हैं, विकर्ण डालते हैं। एक हमने एसी विकर्ण डाल दिया और एक बीडी विकर्ण डाल दिया। जब ये हम 2 विकर्ण डालेंगे तो ये एक दूसरे को कितने अंश पे काटने चाहिए, 90 अंश पे। ये 90, ये वाला भी 90, और ये कोण भी 90 होना चाहिए। ये कंडीशन और आती है समचतुर्भुज में। तो सबसे पहले इसकी फिर से एक बार समझते हैं, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने में यानी कि चारों भुजाएं समान हो, और इस पे पड़ने वाला जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लंबवत, यानी कि समकोण पे होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज रोम्बस। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2। अब 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि d1 इंटू d2। तो इसे और क्या कर सकते हैं, 1/2। d1 क्या होता है कि दोनों विकर्णों, जो भी विकर्ण है, एक एसी विकर्ण एक बीडी विकर्ण, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि d1 क्या है, एसी विकर्ण, एक पहला विकर्ण है, और एक कौन सा, बीडी दूसरा विकर्ण है। तो 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल। अब इसमें और एक चीज पूछ ली जाती है, परिमाप पूछा जाता है। परिमाप तो आप सीधा सीधा जानते हैं क्या होता है, 4 भुजाएं समान है तो 4 गुणे भुजा। एक भुजा आप कर दीजिए, कोई भी भुजा कर दीजिए, ए भी कर दीजिए, सी डी बी डी सभी इक्वल है तो 4 गुणे भुजा।
अब इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, पहला पूछ लिया जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरा पूछ लिया जाता है परिमाप, और तीसरा एक चीज और पूछ ली जाती है कि हम आपसे ये कहें कि आपको हमने दो विकर्ण दे दिए, एक हमने आपको D1 दे दिया, ठीक है, एक D1 दे दिया और एक हमने D2 दे दिया, ठीक है, एक पहला विकर्ण D1 दे दिया और दूसरा D2 दे दिया, और आपसे कहा जाए इस समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज की एक भुजा आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक भुजा का मतलब है भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए यहां पे समझते हैं कि यहां से यहां तक कितना है, D1 है, और इसको अर्धक पे भी काट रही है, तो इतना कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा इतना, ठीक है, D1/2 हो गया यहां से यहां तक, और D1/2 यहां से यहां तक हो गया। अब ये 90 हो गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ये क्या हो गया, D2/2 हो गया, ये D1/2 हो गया, आधा आधा, यहां से यहां तक D1 है, समझिए आप, यहां से यहां तक D1 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, D1/2 हो गया, यहां से यहां तक है D2, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, D2/2। तो अब इसको क्यों नहीं पता कर सकते? यही तो पूछा है आपसे, एक भुजा, तो एक भुजा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। अगर हम यहां से 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 फिर क्या होगा, D1 स्क्वायर और प्लस D2 स्क्वायर। तो अगर हमें एक भुजा निकालनी होगी तो हम यहां से क्या निकालेंगे, 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर, यानी कि पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, और उसको हम रूट के अंदर करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये था समचतुर्भुज रंबस, जिसके हम क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप को ज्ञात कर सकते हैं, और अगर एक भुजा दो अगर विकर्ण दे दिए जाए, D1 और D2 दे दिए जाए, तो हम एक भुजा भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक भुजा दे दी जाती है तो ये भी भुजा पता होगी, ये भी पता होगी, तो आप विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, तो आप विकर्ण भी उसका निकाल लेंगे। विकर्ण आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक भुजा दी गई, यहां से यहां तक भुजा दी गई है। अब ये जरूरी नहीं कि ये 90 अंश हो, लेकिन आपको ये पता है कि ये 90 अंश दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको 90 अंश दिया हुआ है। तो चलिए जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको उसी प्रकार से समझेंगे कि किस प्रकार की कंडीशन हमें दी जाती है। तो ये हमारा था सेकंड समचतुर्भुज, और अब इसमें देखते हैं एक और समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम। तो चलिए इसको साफ करते हैं सबसे पहले, और लास्ट जो चतुर्भुज है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम एक, अब देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समानांतर हो और दो भुजाएं असमानांतर हो, यानी कि दो भुजाएं कैसी हो, समानांतर हो। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, और हमने ये बना दिया है, चलिए इसको और सही बनाते हैं। ये लाइन रही और एक ये लाइन है, और इसको यहां से मिला दिया, तो ये हमें A B C D एक चतुर्भुज मिल गया है, जिसमें से दो भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। ये भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। देखिए समान भी है ए बी, और कैसी है, समानांतर। और अगर हम इनकी बात करें, इनकी यानी कि BC और AC AD की बात करें, तो ये भुजाएं समानांतर नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई भी चतुर्भुज हमें मिलता है तो वो चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल इसका होगा, अगर हम इसमें कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दें, यहां पे देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमें क्या मिल गया, DE मिल गया, और ये क्या मिल गया, CF मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं कौन होंगी, एक AB होगी, एक CD होगी, इनका योग कर लेते हैं। और यहां से हमें जो ये ऊंचाई मिल रही है, चाहे ये ऊंचाई देख लें और चाहे ये ऊंचाई देख लें, समान ऊंचाई होगी, तो क्या होगा, गुणे ऊंचाई। तो अगर इसे और करें तो क्या होगा, 1/2 यहां पे क्या होगा, AB समानांतर भुजाएं, और दूसरी कौन सी है, CD, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है
समानांतर चतुर्भुज, क्या है समचतुर्भुज और क्या है समलंब चतुर्भुज। अब बात कर लेते हैं वर्ग और आयत की, तो वो भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, लेकिन उनकी डेफिनेशन अलग तरीके की है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। और अगर हम वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्ग, जिसका हमने फार्मूले और क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा दिए थे। अब आज हमने मुख्य रूप से चतुर्भुज में 3 पढ़े हुए हैं। पहला था पैरेललोग्राम, दूसरा था रैम्बस और तीसरा है ट्रेपेजियम। तो अब इनसे ही संबंधित 3-4 क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा एवं एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज दिया हुआ है, उसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले मार्कर कुछ कम चल रहा है, देखिए आप लोग। ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया है, ए बी सी और डी। देखिए, अब इसमें कहा गया समचतुर्भुज की क्या डेफिनेशन थी कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और जो भी विकर्ण हम डालेंगे, 2 विकर्ण, वो कितने 90 अंश पे काटने चाहिए, एक दूसरे को 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो चलिए इस पे विकर्ण भी डाल लेते हैं, पूरी डेफिनेशन कर देते हैं यहां से यहां तक। तो ये देखिए, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। सभी कितने हो गए? 90 अंश के हो गए। ठीक है, तो हमें यहां समचतुर्भुज की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक भुजा यानी कि a इज इक्वल टू दिया गया 5 सेंटीमीटर एवं विकर्ण d1 दिया गया है, d1 आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर और आपसे पूछा क्या गया? क्षेत्रफल। तो आप देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 d1 into d2। बस इतना आपको दिया गया और ये आपसे पूछा गया। अब यहां देखिए d1 आपको दिया गया, d2 आपको नहीं पता दिया गया, तो हमें क्या करना है? d2 को फाइंड करना है। तो आप समझिए, एक भुजा अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, समचतुर्भुज है, तो चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। अगर हम d1 की बात करें तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर है, और अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो हमें कितनी मिलेगी? 4 सेंटीमीटर। देखिए आप ध्यान से, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि विकर्ण भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल है। तो ये भी 4 हमें पता चल गई। नहीं, ये 4 नहीं पता चलेगी। ठीक है, यहां इसी को तो हमें d2 को पता करना। ये 4 हो गई तो ये भी 4 हो गई, क्योंकि ये a और c यानी AC हमने कितना मान लिया? यहां पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब d2 पता करना है, d2 पता करना। d2 क्या है? BD ही तो हमारा d2 है। तो अब देखते हैं ये कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें हमें ये पता चल गया, विकर्ण पता चल गया, यानी कि जो इसका इस त्रिभुज जो A B और ये O जो हमारा बन रहा है त्रिभुज, उसमें हमें कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता करना है। तो आधार क्या होगा? BO इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दे तो 55 25 माइनस 4 चौको 16, तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट 9। तो यहां से BO इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से यहां तक 3 है तो यहां से यहां तक भी 3 हो गया, तो BD इज इक्वल टू क्या पता चला? BD इज इक्वल टू हमें पता चल गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, और BD क्या है? यही तो हमारा d2 है। तो अब हम यहां से क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल हमें क्या होगा? 1/2, d1 कितना दिया गया? 8 दिया गया, d2 कितना हमने निकाला? यहां से d2 आया हमारा 6, तो इसे काटिए, 2 तिया 6, 8 तिया 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो आप समझ रहे हैं कि हमें जब एक विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण हमें पता करने को आ गया, एक भुजा दी गई है, विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण को हमने 4 इधर कर दिया, 4 इधर, क्योंकि टोटल 8 दिया गया था। अब ये और ये हमें 2 भुजाएं इसकी पता चल गई। अगर हम इस AOP की बात करें, सिर्फ इतने की बात करें, इस वाले पार्ट की अगर बात करें, ये तो ये समचतुर्भुज की डेफिनेशन होती है कि जो विकर्ण होंगे वो 90 अंश पे काटेंगे। जब ये 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है? जो उसमें कुछ भी आपको 2 भुजाएं दी जाती हैं, तो आप चाहे कर्ण निकालना हो, चाहे लंब निकालना हो, चाहे आधार निकालना हो, सब निकाल लेंगे। तो इसमें आपको लंब दिया गया था और आधार कर्ण दिया गया, तो ये निकालना था BO, यानी कि इसका आधार निकालना था। तो BO इक्वल टू आधार क्या होगा? अंडर रूट कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। तो यहां से मैं 3 सेंटीमीटर, अब जितना ये इतना पार्ट है उतना ये पार्ट है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट पे डिवाइड होगा, जाके वहां समान दूरी पे कटेगा। तो अब क्या होगा कि ये
3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल हमें D2 पता चल गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल पता ही होता है समचतुर्भुज का कि 1/2 D2 D1 इंटू D2, यानी विकर्णों का हमें क्या करना होता है, गुणनफल करना होता है। हमने निकाला तो यहाँ से 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पता चल गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये था समचतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन। और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का और समलंब चतुर्भुज का। तो मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो कल आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि इंक भी खत्म हो गई है इसमें, तो अगली क्लास में हम समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम कंटिन्यूटी आपकी और बना सकें। क्योंकि हमें अपने भी विद्यालय में पहुंचना होता है, थोड़ा समय कम मिल पाता है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे आप लोगों को पूर्ण इस मैथ का सिलेबस, रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट कराने का।